हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके जैसे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं तैयारी। कोई भी बाधा हमारी नहीं होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति बाधा नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ाई। ठीक है, तो इसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए आज इसी क्रम में हम आप लोगों के सामने एक और नए निबंध के साथ हाजिर हैं, जिसमें टॉपिक का विषय है भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान। ठीक है, निबंध का टॉपिक क्या है? भारत में आतंकवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान। ठीक है, चलिए, ये हमारा टॉपिक का विषय है। ठीक है, और ये निबंध आया हुआ था 2022 या 23 के आसपास का है, जिसको मैंने अटेम्प्ट भी किया था। मैं हमेशा से बताता हूं कि मैं अपना जो निबंध लिखता हूं तो हमेशा समसामयिक मुद्दे के निबंध को ही टच करता हूं। ठीक है, समसामयिक मुद्दे के निबंध को ही आधार बनाता हूं, इससे मुझे अच्छे अंक भी मिलते हैं। 85, 87, 88, 89, 90 नंबर तक मिल जाते हैं। तो मैं लगता है कि इस तरह के निबंध को ज्यादा अच्छे से लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये जो निबंध है आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम इसमें बता दें क्या क्या आप लोग लेना है। ठीक है, देखिए, भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये 3 बिंदुओं पे हमें ध्यान केंद्रित करना है निबंध के शीर्षक के अनुरूप रहते हुए। ठीक है, निबंध के शीर्षक के अनुरूप रहते हुए हम 3 बिंदुओं पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत में आतंकवाद, फिर आतंकवाद क्या है, भारत में आतंकवाद की समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। ठीक है, हम पहले इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम पहले इन 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है, ठीक है, पहले हम 3 बिंदुओं को ध्यान देंगे, उसके बाद किसी अन्य चीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब भी निबंध आप लिखते हैं तो निबंध के लिखते समय, ठीक है, निबंध लिखते समय हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। और उसके बाद निबंध का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग के बाद क्या होता है? समापन होता है। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा हेडिंग कहीं पड़ता नहीं है। कभी भी आप निबंध लिखेंगे तो निबंध में ऐसी हेडिंग कभी डालिएगा मत। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या हो सकती है, प्रस्तावना सबसे आकर्षक कैसी हो सकती है, प्रस्तावना को आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है, यही जानना है। जब आप निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना ही सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रस्तावना ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि यह परीक्षक को प्रश्न पढ़ने के लिए या पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अदरवाइज अगर आपकी प्रस्तावना सही नहीं है तो फिर आपके निबंध को परीक्षक बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ता, और अच्छे ढंग से नहीं पढ़ता तो नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। हमने बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे दोस्तों को सुना है, देखा है कि वो कहते हैं कि सर पीसीएस या समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, बीपीएससी की परीक्षा में, या आरएएस या कहीं भी जहां पे निबंध लिखा जा रहा है, सब जगह पे सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, प्रस्तावना सही से नहीं हो पा रही है। और प्रस्तावना सही से नहीं होने के बाद मुख्य जो भाग है वो अच्छा लिखा जाता है, उसके बावजूद भी अच्छे अंक नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और साथ में समापन जो होता है वो सकारात्मक होना चाहिए, उम्मीद भरा होना चाहिए और एक पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए। तो समापन भी अंत भला तो सब भला की कहावत को चरितार्थ करता है। ठीक है, तो निबंध की प्रस्तावना इस कहावत को चरितार्थ करता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड जो समापन है, कंक्लूजन है, वो आपको कह रहा है कि जो अंत भला तो सब भला। ठीक, तो हम इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे और आप हमारे निबंध को पढ़िए। निबंध को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि सर ये निबंध मुझे टॉपिक चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसको वहां से लेकर आप अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको पढ़िए, देखिए, समझिए कैसे निबंध लिखा जाता है। कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, चूंकि आप कॉपी करके भी हमारे चीजों को थोड़ी कर लेंगे। ठीक है, तो हम इस उद्देश्य से, चूंकि हम भी इस समीक्षा अधिकारी 2021 की, 2023 की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, 2025 की पीसीएस की परीक्षा में शामिल होंगे, 2024 के पीसीएस की परीक्षा दिए ही हैं, उसके बाद 2021 लगातार पीसीएस मेंस और समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को लिखा है हमने। तो निबंध कैसे लिखा जाता है उसमें काफी हद तक जो कर सकते हैं कि पारंगतता प्राप्त करने की कोशिश की, जितना थोड़ा बहुत प्राप्त कर पाए हैं, कर पाए हैं, उसमें भी आपको चाहते हैं कि हम भी आप जो है अपनी जो सहायता है आपकी कर सकें, आपकी सहायता कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हम निबंध की भूमिका की शुरुआत करेंगे। आमतौर पर सभी जब भी निबंध कोई बताता है तो कहते हैं निबंध की शुरुआत जो होती है किसी अच्छे कोटेशन के साथ होनी चाहिए, किसी अच्छे चीज के साथ होनी चाहिए। तो कभी भी निबंध की प्रस्तावना को जो शुरुआत कर सकते हैं, जैसे यह आतंकवाद जैसे समस्या है, तो आतंकवाद की समस्या के प्रस्तावना के लिए या तो या शांति का प्रस्ताव के लिए, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, या फिर अहिंसा परमो धर्म ना, या फिर या पृथ्वी हमारी माँ है,
ठीक है, और हम सभी इसकी संतानें हैं, इस तरह से, ठीक है। या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के कथन ले लीजिए, या फिर आतंकवाद के प्रति जो विभिन्न कोई रिपोर्ट जारी हो, जैसे अभी हाल ही में जारी होती है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे है, भारत जो है 8वें 10वें नंबर पे रहता है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को आधार बना सकते हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किसी प्रस्ताव को पारित किया गया उस पर चर्चा कर सकते हैं, या एससीओ में जब भारत के रक्षा मंत्री जो गए थे, ठीक है, इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री जी भी गए थे, और इसके बाद जो है अभी बैठक हो रही थी तो उसमें रक्षा मंत्री भी शामिल थे, ठीक है। तो इन सब चीजों को आधार बना के किसी रिपोर्ट से, किसी समसामयिक घटना के माध्यम से निबंध की शुरुआत कीजिएगा। जैसे हम देखिए शुरुआत कर रहे हैं कैसे, ठीक है। अहिंसा परमो धर्म, यह वाक्य भारतीय संस्कृति की आत्मा है। फिर भी आजादी के बाद से, ठीक है, फिर भी आजादी के बाद से भारत आतंकवाद की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। आतंकवाद एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक बुराई है, अब ध्यान दीजिएगा, बुराई है जो निर्दोष नागरिकों के जीवन को निगल रही है। यह एक बुराई है, ठीक है, राष्ट्र की एकता को चुनौती दे रही है और विकास की गति को बाधित कर रही है, ठीक। यह केवल एक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि मानवता, लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द पर आघात है। आतंकवाद आज न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि मानवता के लिए भी सबसे खतरा बन चुका है, सबसे अधिक खतरा बन चुका है। यह भय, असुरक्षा, विध्वंस का वह चेहरा है, यह भय, असुरक्षा और विध्वंस का वह चेहरा जो समाज की जड़ों को खोखला करता जा रहा है। आतंकवाद का खोखला करता जा रहा है, हमने भूमिका ली थी, ठीक है, खोखला करता जा रहा है। अब आते हैं आतंकवाद को, पहले प्रस्तावना बता दिया, अब आतंकवाद के तात्पर्य कहते हैं। आतंकवाद का तात्पर्य हिंसा या भय का प्रयोग करके किसी राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक उद्देश्य की पूर्ति करना, ठीक है। हिंसा का प्रयोग करके, जैसे आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है हिंसा का प्रयोग करके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, तो कहीं पर यह धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, तो कहीं अपने वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। जैसे ISIS है, वो अपने वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। तो हिंसा या भय का प्रयोग करके किसी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य की पूर्ति करना है, यह केवल गोलियों या बमों तक सीमित नहीं है, यह विचारों के कट्टरपंथ और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए किस तरह से निबंध के मतलब आतंकवाद को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह केवल गोलियों और बमों तक सीमित नहीं है, बल्कि विचारों के कट्टरपंथ और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण से भी जुड़ा हुआ है। भारत में आतंकवाद का स्वरूप बहुआयामी है, एक रूपों में नहीं दिखने को मिलता है। अभी आप देखिए दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, आप तो निबंध की भूमिका की शुरुआत वहीं से कर सकते थे, क्योंकि हमने जब निबंध लिखा था तो उस समय जब लिख के चेक किए थे हम लोग, तो 2024 का जब PCS की मुख्य परीक्षा देनी थी तब लिखे थे, तो उसमें कोई आतंकी हमला नहीं हुआ था, ठीक है। उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर था, तो ऑपरेशन सिंदूर पर हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में धार्मिक उग्रवाद है, पूर्वोत्तर में अलगाववाद के रूप में है, मध्य भारत में माओवाद के रूप में है, और कभी कभी कुछ सामाजिक समूहों की असंतोषजनक हिंसक प्रवृत्तियां भी आतंकवाद का रूप ले लेती हैं। विडंबना यह है कि कुछ पड़ोसी देश इसको बढ़ावा देते हैं ताकि भारत की स्थिरता और विकास यात्रा को बाधित किया जा सके। अब देखिए किस तरह से आपको पॉजिटिव रहते हुए निबंध को आगे बढ़ाना है। आगे जब बढ़ते हैं तो आगे है कि आतंकवाद के बीज हमारे देश में धीरे धीरे बोए गए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बो दिया गया, आज बोए कल फल काट लिया, नहीं। आतंकवाद के बीज हमारे देश में धीरे धीरे बोए गए हैं। पंजाब में 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैली, और वर्ष 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की आग धधक उठी। इसके बाद 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई में 26/11 हमला, और फिर 2019 में पुलवामा, 2025 में पहलगाम, बायसरन घाटी जैसी घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि आतंकवाद किस हद तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। अब देखिए मैंने सारी आतंकवादी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी सबको एक साथ दिलवा दी है, एक छोटे से वाक्य में। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि खालिस्तान आंदोलन के बारे में लिख डाले एक पैराग्राफ, फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बारे में पूरा एक पैराग्राफ लिख देंगे, संसद के हमले के बारे में एक पैराग्राफ लिख देंगे, 2008 के मुंबई हमले के बारे में। अरे भाई, आपसे वो आतंकवादी हमले का प्रचार नहीं जानना चाह रहा है कि आतंकवादी हमले के बारे में कितना जान रहा है। आपको निबंध लिखना, अपने विचारों को समेकित करते हुए कैसे आपको बताना है, ठीक है। तो हमने बताया कि 26/11 का आतंकी हमला हो 2008 में, या फिर 2019 में पुलवामा अटैक, या फिर 2025 में पहलगाम के बायसरन घाटी में जो घटनाएं हुई थी, इस बात का प्रमाण है कि आतंकवाद किस हद तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देता है। इन घटनाओं ने देश की चेतना को झकझोर के रख दिया है, और जब झकझोर के रख दिया है तो क्या होगा आगे। तो अब हम एक कथन का प्रयोग करेंगे, आतंकवाद केवल सीमा पार लड़ाई नहीं है, यह हमारे विचारों और अस्तित्व पर आक्रमण है, ठीक है। आतंकवाद केवल सीमा पार लड़ाई नहीं है, यह हमारे विचारों और अस्तित्व पर आक्रमण है। यह बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जब आतंकवाद फैलता है तो वह लोग केवल लोगों की जान ही नहीं लेता, बल्कि समाज में अंधविश्वास, अविश्वास,
डर, घृणा और की दीवारें भी खड़ी करता है। ठीक, जहां अन्याय और शोषण होता है वहीं आतंकवाद पनपता है। यह कथन इस समस्या की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास करता है। यानी जहां अन्याय होगा, जहां शोषण होगा, वहीं आतंकवाद पनपेगा। आतंकवाद की समस्या के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण धार्मिक कट्टरता, मजहबी उन्माद है। ठीक है, पहला कारण क्या है? धार्मिक कट्टरता और मजहबी उन्माद है, जो युवाओं को भटकाकर हथियार उठाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा कारण विदेशी हस्तक्षेप है और सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, पाकिस्तान ने लंबे समय तक आतंकवाद को रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। तीसरा कारण सामाजिक और आर्थिक असमानता है, जो गरीब और हाशिए पर पड़े युवाओं को असंतोष की आग में झोंक देते हैं। ठीक है, चौथा कारण राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, जिसने प्रशासनिक तंत्र समय समय पर सही कार्रवाई करने में विफल हो जाता है। अब देखिए, एक पैराग्राफ में मैंने कैसे कारणों को समेट दिया। क्या क्या कारण? धार्मिक कट्टरता है, दूसरा विदेशी हस्तक्षेप है, तीसरा क्या है? सामाजिक और आर्थिक असमानता है, चौथा क्या है? राजनीतिक का अपराधीकरण है। अब देखिए कैसे समीकरण होता है निबंध का। ऐसा नहीं कि निबंध का आपको मतलब हम कहीं से पेड़ से सीख के आए हैं, हम भी धरती पे ही हैं, धरती से अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही सीखे हुए हैं। ठीक है, हम तो यूट्यूब चैनल पे भी नहीं कोई देखते थे। ठीक है, हम तो अपना खुद से माध्यम से खुद से ही पढ़ के खुद से सीखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद महात्मा गांधी का मानना है कि हिंसा से कभी अस्थायी समाधान नहीं मिल सकता है। अब देखिए, महात्मा गांधी को कोट हम कर रहे हैं कि हिंसा से कभी अस्थायी समाधान नहीं मिल सकता है। आतंकवाद चाहे किसी भी उद्देश्य में लग जाए, वह दुर्भावना और विनाश ही फैलाता है। आतंकवाद चाहे किसी भी उद्देश्य से किया जाए, वह दुर्भावना और विनाश ही फैलाता है, ये महात्मा गांधी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि चाहे तालिबान का हो, चाहे पश्चिम में ISIS हो, या फिर आप कहीं पे भी आतंकवाद से संबंधित कोई भी चीजों को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हम आतंकवाद के दुष्परिणाम को क्या देखते हैं। ठीक है, आतंकवाद के दुष्परिणाम। ठीक है, आतंकवाद का जो दुष्परिणाम है, ठीक, आतंकवाद के दुष्परिणाम अत्यंत भयावह होते हैं। और यह न केवल निर्दोष नागरिकों की जान लेता, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को भी कमजोर करता है। पर्यटन, निवेश, व्यापार जैसे क्षेत्रों में भय, अनिश्चितता का माहौल बनाता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह सांप्रदायिक तनाव को जन्म देता है तथा समाज में विभाजन की रेखा खींचता है। जब किसी समुदाय को आतंकवाद से जोड़ा जाता है तो समूचा समुदाय अपमान, अविश्वास का शिकार हो जाता है। ठीक है, जब जोड़ा जाएगा तो पूरा समाज, जैसे मान लीजिए कि किसी भी समुदाय से आप जोड़ेंगे आतंकवाद को, तो उस पूरे समुदाय का अपमान और वह पूरा समुदाय जो होता है अविश्वास का शिकार हो जाता है। अब हम यहाँ पे किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे, किसी का हमें नहीं लेना है, आपको सीधा सा एक संतुलित निबंध लिखना है, ध्यान दीजिएगा। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कोट करते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना है कि आतंकवाद एक विचारधारा नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध युद्ध है। इससे लड़ने के लिए सिर्फ हथियार नहीं बल्कि शिक्षा और न्याय की आवश्यकता होती है। ठीक, भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हुए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन करना हो और गठन कर आतंकी मामलों की त्वरित जांच सुनिश्चित की गई है। आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम को कठोर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। ठीक, 2016 में क्या किया गया? सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ठीक है, और भारत अब आतंकवाद के विरुद्ध सख्त रणनीति अपनाने से नहीं झिझकता है। इसके अतिरिक्त सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डिजिटल निगरानी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आधुनिक हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का विचार है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक विचार जो घृणा और हिंसा से शुरू होता है वह न तो कभी सत्य हो सकता है न अस्थायी। कड़ी कार्यवाही आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा संदेश है। यह सोच आज भारतीय नेतृत्व में स्पष्ट रूप से दिखती है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार है, उसके बाद आतंकवाद से, ठीक है ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद से अस्थायी समाधान पाने के लिए केवल सैन्य या कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं है। हमें इसके मूल कारणों की गहराई में पड़ताल कर सामाजिक, वैचारिक और सामान्य स्तर पर कार्य करना होगा। युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सशक्तिकरण, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग का मिस्टेक है, सशक्तिकरण। ठीक है, सशक्तिकरण ऐसे रहेगा। ठीक है, ठीक, सशक्तिकरण के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। कट्टरपंथी विचारों को चुनौती देने के लिए समाज में संवाद, सहिष्णुता और मानवता को बढ़ावा देना होगा। धार्मिक नेताओं, शिक्षकों और मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण भी गलत लिखा हुआ, इसे भी सही कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, दो ठो आदाता होता है। उन्हें समाज में शांति और समझदारी का वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, और फिर आगे, जहां विचारों की दीवारें टूटती हैं वहीं आतंकवाद की जड़ें उभरती हैं। तकनीकी के क्षेत्र में हमें सजग रहना चाहिए। इंटरनेट, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर आतंकवादी संगठन युवाओं को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए साइबर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की
बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आतंकवाद के वित्त पोषण और पनाहगारों के विरुद्ध वैश्विक दबाव बनाना भी भारत की विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए और हिस्सा है भी। ठीक है, इसके बाद नेल्सन मंडेला का मानना है कि कोई भी व्यक्ति आतंकवादी बनकर पैदा नहीं होता है, यह घृणा, अन्याय, उत्पीड़न की उपज होता है। अंततः आतंकवाद से लड़ाई केवल सरकार की नहीं अपितु प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। आतंकवाद का समाधान के लिए युवा को मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधाराओं को खंडन करना, धार्मिक सद्भाव संवाद को बढ़ावा देना, सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, बौद्धिक आतंकवाद, ठीक है, के विरुद्ध वैचारिक अभियान, टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी, ठीक है, इसके बाद AI, डेटा एनालिटिक्स, समाज में आतंकवाद के प्रति शोषण सहिष्णुता की भावना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आदि के साथ हमें न केवल सतर्क और जागरूक रहना होगा बल्कि अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता और सामाजिक सौहार्द की रक्षा करना हर भारत का कर्तव्य है। अतः एकजुट भारत ही आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी ढाल है। इसके बाद आप इसको निबंध को समाप्त कर दीजिए, आपका निबंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, निबंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, आपने देखा कि किस तरह से हमने निबंध का समापन भी किया है, किस तरह से हमने निबंध को आगे बढ़ाया है। ठीक है, निबंध को आगे बढ़ाया है, निबंध को समापन किया है। आप भी इसी तरह से निबंध को समाप्त कीजिए, इस तरह से आगे बढ़ाइए। और आपको अगर ये निबंध अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और इसके अलावा हम और भी साहित्यिक विषयों पर निबंध लेके आने वाले हैं, यथाशीघ्र जल्दी ही जाएंगे साहित्यिक विषयों पे, हर टॉपिक पे निबंध। साथ में आपको मुहावरे कैसे लिख सकते हैं, मुहावरे का वाक्य प्रयोग कैसे लिखना है, जो कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा में और समीक्षा अधिकारी की भी मुख्य परीक्षा में एक अच्छा वेटेज रखता है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में तो इसको 30 अंकों का वेटेज दिया गया मुहावरा और वाक्य प्रयोग का, जबकि समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में सिर्फ 10 अंकों का वेटेज है। फिर भी 10 अंक तो 10 अंक होते हैं। हाँ, सिलेक्शन 1 नंबर से भी ज्यादा, 10 अंक तो बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि जीत के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है जुनून। और अगर आपको काम नहीं करना है तो आपको लाख कोई मोटिवेशन दे दे, मोटिवेशन नहीं हो सकता है। जीतने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, जुनून। हारने के लिए तमाम जो बहाने हैं वो तैयार है। या जीतना चाहते हैं तो अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए, जज्बात पैदा कीजिए और लग जाइए आज से, अभी से। चूंकि समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा मुश्किल से 60 दिन 70 दिन बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद पीसीएस की भी मुख्य परीक्षा होगी, तो दोनों में आपके निबंध काम आएगा। समसामयिक विधियों पर निबंध कैसे लिखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले सभी तक थैंक यू, धन्यवाद। वंस अगेन।